बताता हूँ जिसको आपको दिमाग में रख करके चलना है, तभी आप क्या कर सकते हो, इसको अध्ययन की दृष्टि से आप बहुत आसानी से समझ सकते हो। ब्रिटिश हमारे यहाँ हमारे हित के लिए काम करने के लिए नहीं आए हैं। ये सबके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि ब्रिटिश भारत के अंतर्गत केवल और केवल शोषण के नजरिए से आए थे, ठीक है। और शोषण का मतलब व्यापारिक रूप से शोषण, ठीक है। अब इसका एक उदाहरण देता हूं, समझना इस बात को। भारत के अंतर्गत ब्रिटिश लगभग मान के चलिए 1600 में आए, एक आउटलाइन याद रहेगा, मान के चलिए कि 1600 में आए। इन्होंने पहली बार बंगाल के ऊपर कब्जा किया कब? 1757 में। अब 1757 में इन्होंने भारत पर क्या किया है? पूरे भारत पर नहीं, सिर्फ बंगाल में कब्जा किया है। मोटा मोटा अगर मान के चलें तो हम देखते हैं कि लगभग या 150 सालों का इतिहास इसमें छुपा हुआ कि नहीं। 150 सालों तक कोई व्यक्ति इंतजार करेगा कि सिर्फ मैं 150 साल इंतजार करूंगा तब मैं जाकर उस पर कब्जा करूंगा? ऐसा तो है नहीं कि उसको पता है कि भाई मैं मरूंगा कब, मैं जिंदा कब होऊंगा। ऐसा तो है नहीं भाई। किसी को पता है क्या कि 150 साल तक मैं जीऊंगा, वो मर जाएगा तो उसके बाद कब्जा करूंगा? ऐसा पॉसिबल नहीं है। सीधा कॉन्सेप्ट था कि ये व्यापार करने के लिए आए थे, ठीक है। लेकिन सिचुएशन ऐसी हुई बंगाल की और बाकी देशों की, क्यों हुई? क्योंकि 1707 के अंतर्गत जो मुगल शासकों में एक महत्वपूर्ण कुशल योद्धा शासक था जिसका नाम था औरंगजेब, उसकी क्या हो गई थी? मृत्यु, ठीक है। उसकी मृत्यु के बाद यहां आप लोग देखेंगे मुर्शीद कुली खान, अलवर्दी खान वगैरह के बारे में आप पढ़ेंगे। मुर्शीद कुली खान जिसने बंगाल की राजधानी आगे चल करके, या आगे देखोगे कि इसने एक शहर भी बसाया था मुर्शीद कुली खान ने, मुर्शिदाबाद, जहां से गंगा के 2 भाग हो जाते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि उसने क्या काम किया, अपने आप को अलग कर लिया, जबकि वो औरंगजेब का चाहता था। अब धीरे धीरे वहां सत्ता बिगड़ती चली गई और इस प्रकार बिगड़ी कि 1757 तक हम देखते हैं आते आते क्या हुआ, यहां पर ब्रिटिश का कब्जा हो गया। तो 150 साल बाद कोई कंपनी आकर के क्या करती है, अगर सत्ता स्थापित करती है, इसका मतलब है उसका सिर्फ इंटेंशन था व्यापार का, ठीक है। तो ये चीज क्या करना, ध्यान करना। और जब व्यापार करने के लिए आई है, सिंपल सी बात है, इसका पहला उद्देश्य क्या था? व्यापार करना। तो व्यापार करना है तो व्यापार का एक उद्देश्य होता है धन प्राप्त करना। क्या? धन प्राप्त करना, ठीक है। और जब धन प्राप्त करना है तो धन किसी भी तरीके से प्राप्त करना, ठीक है। लेकिन यहां जो धन प्राप्त हो रहा है वो 2 लोगों को ध्यान रखना। पहला, एक तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है और एक है ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश सरकार मान के चलते, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन दी गई। अब मैं एक बताता हूं आपको, 1600 का चार्टर, जो 1600 का चार्टर आया था, 31 दिसंबर 1600 को जो चार्टर आया था, ठीक है। आप लोगों को मैंने बताया था कि किस प्रकार मेयर लॉर्ड की बैठक हुई और बैठक में मिल करके बहुत सारी कंपनियां आई और एलिजाबेथ के पास गई, एलिजाबेथ प्रथम के पास, ठीक है। और कहती हैं हमें वहां जाकर के अफ्रीका के क्षेत्रों में, इंडिया के क्षेत्रों में जाकर के व्यापार की आजादी दिया, ताकि हम जाकर के वहां क्या कर सके, व्यापार कर सके। अब इनको आजादी तो मिल गई, लेकिन आजादी के साथ साथ कुछ प्रतिबंध भी लगा दिए गए। जैसे कहा गया इस चार्टर के अंतर्गत, यदि ब्रिटिश, पहली बात तो ध्यान रखना, ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, इस कंपनी को 15 साल तक का इजाजत मिला। कितने वर्ष का? 15 वर्ष का एक आधिपत्य मिला, ठीक है, कि आप जाकर के क्या कर सकते हैं, 15 वर्ष तक इंडिया और बाकी क्षेत्रों में जाकर के व्यापार कर सकते हैं, केवल 15 सालों तक। इसके साथ साथ एक चीज और जोड़ी गई कि यदि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को या ब्रिटिश सरकार को लगता है कि आपने कोई गड़बड़ी करी, अब गड़बड़ी किस चीज में, ये तो सिर्फ व्यापार करने गए हैं, इनका तो कोई इंटेंशन ही नहीं है कि वो शासन करेगी, क्या करेगी, कर की धांधली। इनका सिर्फ इतना फंडामेंटल था, जैसे इन्होंने कहा, कर, अगर जो टैक्स आ रहा है मेरे पास, मैंने बताया ना कि धन प्राप्त कर रहे हैं तो धन में सरकार भी तभी आपको परमिशन देगी ना जब किसी को कुछ मुनाफा होगा। तो सरकार को अगर लगा ये किसी प्रकार का आप टैक्सेशन में चोरी कर रहे हो या कोई उल्टा सीधा असंवैधानिक कार्य कर रहे हो, तो आपका ये जो लाइसेंस है वो भैया रद्द कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा?
रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन रद्द करने से पहले 2 वर्ष पहले आपको क्या दी जाएगी? नोटिस दी जाएगी। क्या दी जाएगी भाई? नोटिस दी जाएगी। ठीक है। लेकिन अगर आपने बढ़िया काम किया तो आपको 15 वर्ष क्या उसके अलावा भी क्या किया जा सकता है और बढ़ावा दिया जा सकता है। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया? इतने में किसी को डाउट है? आगे बढ़ते हैं। देखिए ये चीज जिसको समझ में आ गई, धन वाला मुद्दा ना, वो इस संवैधानिक इतिहास को बहुत आसानी से समझ सकता है, क्योंकि आगे जो चीजें मैं बताऊंगा उसके अंतर्गत मेरा एक इंटेंशन रहेगा कि इनके द्वारा, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं भारत की जो ब्रिटिश के लोगों ने क्या किया, संविधान बनाया है भारत का, तो मैं वो समझाना चाहता हूं कि एक्चुअल में जो ये लोग जो अधिनियम ला रहे हैं, ये लोग जो चार्टर एक्ट ला रहे हैं, उनका सिर्फ एक उद्देश्य है कि वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर ब्रिटिश सरकार क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। ठीक है, यही कारण है कि आप देखेंगे कि क्योंकि भ्रष्टाचार करते थे, ये ज्यादा से ज्यादा शोषण करते थे और वहां पर इनको कम टैक्स देते थे। मान के चलिए 100 रुपए का उत्पादन करते थे तो इनको 20 ही पहुंचाते थे, तो इनको लॉस हो रहा है। तो इन्होंने जितने कानूनी नियम बनाए उनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए बनाए। इंडियन पीपल्स के ऊपर कंट्रोल करने के लिए नियम बाद में बने, बहुत बाद में। शुरुआती दौर में इन्हीं के ऊपर बनेंगे और उसी को ध्यान में रखते हुए आप आसानी से इसको क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब एक्ट दो चीज समझो यहां पर। कई बार आप लोग अंग्रेजी में दो शब्द सुनते हैं, एक्ट और बिल। ये क्या है? तो एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। कोई भी कानून या कोई भी विधेयक, समझो कोई भी विधेयक जब पारित हो जाता है तो एक्ट या अधिनियम बन जाता है। और यदि वो पारित नहीं हुआ है तो वो बिल कहलाता है। बिल या विधेयक के नाम से ही जाना जाता है बिल। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, जरा इसको समझते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रेगुलेटिंग एक्ट आया था, कब आया था? 1773। ठीक है, पहला इसका काम क्या था? इसके अंतर्गत पहला काम कहा गया था, क्योंकि भारत के उस टाइम पीरियड पे जब सरकार बनी थी, यानी जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो 1757 में उसने क्या किया? बंगाल के ऊपर कब्जा किया। किसके ऊपर? बंगाल के ऊपर कब्जा किया। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैंने बताया था कि 1613 में जब उन्होंने लड़ाई करके सूरत के अंतर्गत अपना कब्जा बना लिया था, तो सूरत पे कब्जा करने के बाद इन्होंने बहुत सारी प्रेसिडेंसी बनाई थी। ठीक है, अब इस प्रेसिडेंसियों के अंतर्गत बहुत सारी थी, जैसे कलकत्ता हो गई, ठीक है, उसके अलावा बंगाल हो गया, ठीक है, आपका मद्रास हो गया, सूरत वाला क्षेत्र भी आपका आ गया। ठीक है, तो ये क्या थे? प्रेसिडेंसियां क्या है? ये कहां बसी हुई सारी की सारी? नक्शे में देखो ध्यान से पहले। ध्यान से देखो नक्शे के अंतर्गत। नक्शे के अंदर कहां है? तो सूरत गुजरात में, ये सूरत वाला क्षेत्र है। ये कौन सा है? बंबई वाला क्षेत्र? नहीं, बंबई ऊपर है। ये पूरा बंबई महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र आप देखते हो, ये आता था पहले बंबई। ठीक है, और ये आपका कौन सा है? मद्रास वाला क्षेत्र। और ये कौन सा था आपका? कलकत्ता वाला क्षेत्र। ये सारे के सारे क्षेत्र जो आप देख रहे हो, ये सारे के सारे क्षेत्र क्या थे? बंदरगाह क्षेत्र। कौन से थे? बंदरगाह क्षेत्र, यानी वो क्षेत्र जहां पर व्यापारी जहाज आकर के क्या करते थे? रुकते थे। अब समझने वाली बात यह है कि जब इन क्षेत्रों पर व्यापारिक बंदरगाह आते थे, तो जिसका दबदबा सबसे ज्यादा है वही पावरफुल है। ठीक है, और इस सब का सब कंट्रोल किसके हाथों में था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। जैसे ही 1757 में और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, होने के बाद जैसे ही प्रेसिडेंसियों ने इसके ऊपर, मतलब कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जैसे भारत के ऊपर अपना दबदबा स्टैब्लिश किया, ठीक है, तो वहां की पार्लियामेंट जो थी उसको भी खबर लगी, भाई साहब ये तो पैसा छाप रहे हैं, क्योंकि कलकत्ता के अंदर बहुत पैसा आता था। तो यहाँ पर एक व्यक्ति थे, ये प्रधानमंत्री थे यहाँ के, जिनका नाम हुआ करता था लॉर्ड नॉर्थ। क्या नाम था? लॉर्ड नॉर्थ। इनकी एक समिति थी, इनकी एक गुप्त समिति थी, समझना।
इनकी गुप्त समिति ने सिफारिश करी कि भाई साहब देखो ये लोग बहुत पैसा छाप रहे हैं मोटा मोटा, इन पर कंट्रोल करो। तो लॉर्ड नॉर्थ की गुप्त समिति के एक कहने पर ही यहाँ पर क्या किया गया, ब्रिटिश पर कंट्रोल करने के लिए पहला एक्ट लाया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेटिंग एक्ट। इसके अंतर्गत क्या कहा गया, अच्छा ठीक है सबसे पहले ना तो इनका एक कंट्रोल करो, ये सबका अलग अलग कंट्रोल है ना, इन सबका कंट्रोल एक करो ताकि हमें ऑडिट मिल सके। तो जितने भी कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, जितने भी प्रेसिडेंसियां थी, इनमें सबके अपने अपने गवर्नर हुआ करते थे। इनके सबके सपने क्या होते थे, एक गवर्नर हुआ करते थे। ठीक है, अब क्या किया गया कि जो बंगाल का, समझना, कलकत्ता, ठीक है, मुंबई, मद्रास, ठीक है, इन सबके जो गवर्नर हुआ करते थे उनकी जगह, क्योंकि शासन कहाँ चल रहा है, बंगाल में, कलकत्ता ने बंगाल के अंतर्गत, तो यहाँ का जो प्रमुख था उसके प्रमुख को सबका प्रमुख बना दिया गया ताकि इसकी भी इज्जत मेंटेन रहे और हमारे कंट्रोल में भी सिस्टम बना रहे। तो पहला क्या किया गया कि क्या किया गया, सबकी जगह है कलकत्ता, मुंबई और मद्रास के गवर्नर को हटा करके एक गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स, क्लियर अभी बात समझ जाएगा। पहला क्या काम किया इन्होंने कि वारेन हेस्टिंग्स को प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये क्या पूछ लेता है, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है ये कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है, ये दोनों चीज क्या करना ध्यान रखना। एक तो हमारा क्या था, आपको देखा श्री राजगोपालाचारी है, ठीक है, और एक कहाँ है आपके वारेन, ठीक है, ये दो चीज ध्यान रखना, पहले बनने वाले, ठीक है। अब समझना है कंट्रोल कर रहे हैं इस टाइम पे, कंट्रोल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये अंधाधुंध रूप से क्या कर रहे हैं, कर वसूली, ठीक है। जब कर वसूली अंधाधुंध कर रहे हैं और उनको नहीं मिल रहा है तो ब्रिटिश सरकार कुछ तो करेगी, लेकिन उन्होंने अचीवमेंट वाला काम किया था, बंगाल के ऊपर कब्जा कर लिया था, ठीक है, तो अब ऐसे डायरेक्ट मना नहीं कर सकते थे, तो इसलिए कंट्रोल करने का ये बहुत गजब की नीति उन्होंने क्या करी थी, अपनाई। बात समझ में आ गया। तो पहला काम क्या किया गया था, ये किया गया। दूसरी चीज क्या किया गया कि यहाँ पर क्राइम भी बढ़ रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे लुटेरे वगैरह बहुत सारे थे, ठीक है, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ही जो अधिकारी थे वो भी कई बार गलत काम करते थे। तो क्या किया गया, यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। क्या किया गया, सर्वोच्च न्यायालय। बात समझ में आ गई। तो दूसरा काम क्या किया गया था, तीसरा, यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, ठीक है, बात समझ में आ गई। और इसके अंतर्गत एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश लाए गए थे, और जो न्यायाधीश थी उनका नाम था एलिजा इनके साथ चैम्बर्स, हाइट जैसे कुछ और लोग भी थे। इन प्रमुख नाम क्या करना है, ध्यान रखना है, क्लियर है, बात समझ में आ गई। साथ ही साथ ये भी मना कर दिया गया था, इसके साथ में ये भी मना कर दिया था कि जो ब्रिटिश के लोग हैं ना, ये लोग किसी बाहरी लोगों से किसी प्रकार का जो है नजराना पेश नहीं करेंगे, नजराना नहीं लेंगे। नजराना इन द सेंस की क्या करते थे, कई बार यहाँ के जो गवर्नर वगैरह हुआ करते थे, ये कहते थे भाई साहब कमाई तुम्हारी 20 रुपए की हुई है, तुम्हारे पास 50-100 रुपए कहाँ से आ गया, अरे भाई साहब 80 रुपए हमको दान में मिल गया है, गिफ्ट में दे दिया किसी ने, ठीक है। तो कहा गया कि इंडियन लोगों से आप किसी भी प्रकार का नजराना या तोहफा नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि कई बार ये एक्चुअल में क्यों लाया गया, ये एक्चुअल में यहाँ के भ्रष्टाचार रोकने के लिए लाया गया था। अब आप सोचेंगे कि भैया वहां भ्रष्टाचार होता था, भाई भ्रष्टाचार वहां होता था, यही भ्रष्टाचार है, यही कारण है भ्रष्टाचार का कि 1764 के अंतर्गत जो रॉबर्ट क्लाइव यहाँ का गवर्नर बना था, ठीक है, बंगाल का, उसको उसने ही आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि उसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया गया था। रॉबर्ट क्लाइव के ऊपर उसने आत्महत्या कर ली थी, ठीक है। तो यहाँ भ्रष्टाचार था, तो सिंपल से समझो ना, कुछ चीजों को लिंक करना चाहिए। देखो पॉलिटिकल और हिस्ट्री को आप नहीं समझ सकते जब तक आप लिंकेज नहीं करते, ठीक है। लिंक करो ना, हम सीधा रट दे, मैं लिखवाने को तो एग्जाम में लिखा और फटाफट इसको बता दूं, भाई पहले के अंतर्गत क्या हुआ था, लॉर्ड नॉर्थ और गुप्त समिति आई थी, उसने क्या काम किया था, इसकी ये लाया गया था। लेकिन क्यों लाया जा रहा है, क्योंकि उसके पीछे, ठीक है, नहीं, बंगाल के अंदर जब सत्ता स्थापित की थी, सिराजुद्दौला को हरा करके जो बंदा बैठा था, ठीक है, एक्चुअल में वो आर्मी का जवान था, सोल्जर था एक प्रकार से, ठीक है, जिसको लड़ाकू, वो लड़ाकू था एक प्रकार से,
क्योंकि बंगाल के अंतर्गत सिराजुद्दौला के से बीच में लड़ाई हुई थी, तो मद्रास के अंदर बैठा हुआ रॉबर्ट क्लाइव को भेजा गया था कि आप जाके मामला संभालो। तो रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी और वो दोनों जीते थे, दोनों के दोनों युद्ध जीतने वाला उसको बाद में हटा गया था। अब समझने वाली बात है, देखो इसको एक सिंपल मत समझो, ठीक है, इसको लिंक करते हुए सीखो। इसका मेन उद्देश्य क्या है? इनका मेन उद्देश्य क्या है भाई? मेन उद्देश्य है इनका पैसा कमाना। पैसा कहां से कमाएंगे? तो पैसा कमाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टैक्स आता था सरकार को, और वो ले रहे हैं। तो यहाँ पर सरकार ने, गवर्नमेंट ने इनको नियंत्रण करने के लिए पहला क्या बनाया? कलकत्ता में मद्रास के अंतर्गत क्या किया? एक ही कर दिया तीनों, ताकि ये कंट्रोल में आ जाए। दूसरा क्या किया? सर्वोच्च अदालत की स्थापना की थी, कोई भ्रष्टाचार करे, कुछ भी करे तो उसके ऊपर सब वही की वही सजा दे दी जाए, ठीक है, भागने का भी मौका उसको क्या ना मिले, ये ना मिले। तीसरी चीज क्या कहा गया कि जो तोहफे वगैरह है, ध्यान रखना, क्या तोहफे वगैरह, जो तोहफे हैं, जो नजराना या तोहफा है, ठीक है, यानी कहा गया कि किसी भी भारतीय, किसी भी भारतीय से आप किसी प्रकार का नजराना या गिफ्ट नहीं लेंगे, ठीक है। तो पता चला भाई नजराने के रूप में, गिफ्ट के रूप में क्या कर लिया हमने? पैसा ले लिया। भाई तू टैक्स 4 रुपया दे और 10 रुपया तो मेरे को गिफ्ट में दे दियो, तो गिफ्ट तो पर्सनल हो गया ना, वो थोड़ी ना सरकारी संपत्ति है। तो इस प्रकार करके लोग कमाई करते थे। तो ये चीज भी क्या किया गया था? इसके अंतर्गत कर दिया गया था। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट समझ में आ गया भाई सभी को? किसी को डाउट है इसके अंतर्गत? मूल उद्देश्य ये था ईस्ट इंडिया का भ्रष्टाचार रोकना। मूल उद्देश्य यही है कि इनके ऊपर किसी प्रकार का क्या कर सके? कंट्रोल कर सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ भाई, दूसरा एक्ट आता है, चलो इसी के अंदर बताते हैं। ये तो 1773 का एक्ट था, ठीक है। ठीक है भाई, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और एक आ जाता है आपका अगला कौन सा? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के अंतर्गत एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है। अब समझो एक्ट सेटलमेंट क्या था। एक्चुअल में ये सेटलमेंट जो है ना, इसको हम संशोधनात्मक इसको हम क्या कहते हैं? संशोधनात्मक एक्ट या अधिनियम लिख लेते हैं। अब समझना क्यों कहते हैं भाई? सबसे सिंपल बात है, इन लोगों ने सब जगह तो कंट्रोल कर दिया, लेकिन बिहार जैसे जो क्षेत्र, कौन सा? बिहार है और जो उड़ीसा है, अभी भी इनका नियंत्रण वहां पर नहीं था। और धीरे धीरे ये नियंत्रण उनका बढ़ रहा था, ठीक है भाई। 73 से लेकर के 81 टाइम कितना है? एक बार जोड़ लो जरा, कितने साल हो गए भाई? 73 इधर 8 साल, ठीक है, 8 साल हो गए। 73 से 81 कितने साल हुए? 8। कितने साल हो गए? 8। कितने साल हो गए? 8 पक्का? 17 3 80 73 7 80 2 साल, मतलब 73 से 81 में 2 साल का गैप है ना। 2 साल बाद ये एक्ट आ गया था ना। 1773 के बाद 81 और 1781 8 कितने साल हुए? 8 ठीक है, सही तो कह रही थी। इतने सालों से कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। इतने सालों के अंतर्गत समझ रहे इस बात, क्या इतने सालों के अंतर्गत ये उड़ीसा और बिहार के क्षेत्र पर दबदबा नहीं दबा पाएंगे? दबा लेंगे, ठीक है। और इनका पहले से भी दबदबा था। धीरे धीरे क्या हुआ, इन्होंने क्षेत्र का अपना विस्तार किया, और उड़ीसा के अंतर्गत और बिहार के अंतर्गत इसको भी अब क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया। किसके अधीन? तो ये किसके अधीन जोड़ा गया? कलकत्ता के गवर्नर जनरल जो था ना उस टाइम पीरियड का, उसी के पास जोड़ दिया गया कि अब ये बंदा उड़ीसा और बिहार के ऊपर भी क्या कर सकता है? कानून चला सकता, बना सकता है। बात समझ में आ गई? कलकत्ता, मुंबई, मद्रास तो चल ही रहा था, अब बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों में भी क्या कर दिया गया? कानून बना सकता है, ठीक है। तो ये दूसरा इसके अंतर्गत कहा गया था एक्ट ऑफ सेटलमेंट के अंतर्गत। अब आ जाओ, एक एक्ट और आता है इसके बाद, जिसे हम कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। क्या कहते हैं? पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट भी कहते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट भी। 3 साल ज्यादा है। चलिए, तो ये क्या है? पिट्स इंडिया एक्ट। ये पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट कब आया था? 1780। कब आ रहा है? कितने साल बाद? 3 साल बाद। समझ रहे भाई? अभी तक इन्होंने क्या किया? इन्होंने कलकत्ता के ऊपर, इन्होंने बंबई के ऊपर,
मद्रास, इन्होंने मद्रास के ऊपर, सूरत, इन्होंने सूरत के क्षेत्र पर, बिहार उड़ीसा भी ऐड हो गया। इन्होंने बिहार के ऊपर, इन्होंने उड़ीसा जैसे क्षेत्र पर क्या कर लिया, कानून बनाना शुरू कर दिया। कब्जा कर लिया है और कानून बनाना इन्होंने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया है। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करने आई थी, मेन व्यापार करना है। अब वो व्यापार के साथ साथ जब शोषण का भी काम करती थी, मतलब कि राजनीतिक काम भी करती थी, तो क्या करती थी, बहुत सारे टैक्सेशन को बचाने का काम कर लेती थी, बहुत सारे टैक्स बचा लेती थी, क्योंकि दोनों काम अलग अलग है। राजनीति करना, शासन करना एक अलग चीज है, ठीक है। और भाई सिंपल सी बात है, जो बंदा शासन में लग रहा है तो वो कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा बहुत करेगा, तो चाहे रेलवे लाइन का निर्माण करे, क्योंकि उसे भले ही व्यापार करना है तो चीजों को यहाँ से वहां ले जाने के लिए कुछ तो सुविधाएं करनी पड़ेंगी। तो राजनीतिक काम करना और साथ साथ व्यापारिक काम करना, दोनों काम करना अगर एक ही कंपनी को पड़ जाए तो पहली बात तो कठिन हो जाता है, दूसरी चीज भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, ठीक है। तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ठीक है, पिट्स कौन है उस टाइम पीरियड के, मैंने क्या बताया था, उस टाइम पीरियड पे पिट्स जो थे प्रधानमंत्री, ठीक है। तो पिट्स जो थे वो प्रधानमंत्री थे, उनके दिशा निर्देश पर एक अधिनियम लाया गया जिसके अंतर्गत कहा गया कि शासन व्यवस्था को, ध्यान रखना, शासन व्यवस्था को और व्यापारिक व्यवस्था को किसी एक व्यक्ति के हाथों में या किसी एक कंपनी के अधिकार में नहीं दिया जा सकता, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया गया, दो प्रकार के आयोग बनाए गए, ठीक है। एक को कहा गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और ये बना बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ठीक है। बात समझ आएगी। एक्चुअल में कहा जाए तो इसके अंतर्गत इसकी एक नई खोज हुई थी, इसका एक नई व्यवस्था या नया आयाम आया था, यानी कि व्यापारिक मामले अलग करके ये, क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो हमने देखे थे वो तो हमने तभी देख लिया था जब इनका आयोग आया था, यानी 1600 के चार्टर के अंतर्गत हमने देख लिया था, ये आया था, ठीक है। क्योंकि आप 1773 में ध्यान रखना, 1773 का जो एक्ट, कौन सा एक्ट था भाई, रेगुलेटरी एक्ट, उस एक्ट के अंतर्गत ही क्लॉज पढ़ते हैं जिस क्लॉज के अंतर्गत कहा गया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अवधि जो है, यानी कि इनका शासन करने की अवधि 1 से 4 वर्ष तक के लिए बढ़ा दी गई थी, ठीक है। बात समझ में आई। हालांकि क्योंकि वो बहुत लंबे लंबे एक चार्टर, कोई अधिनियम आता है तो एक पन्ने 2 पन्ने का नहीं होता, या उसमें एक ही 2 मूल चीज नहीं कहे जाते, उसमें बहुत से तत्व कहे जाते हैं, लेकिन काम के लिए जो तत्व है हम उतने निकालते हैं, ठीक है। तो निकलने को तो हम इसमें 10 पॉइंट और भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे काम का जो है हम सिर्फ उतना ही निकाल करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है और हमारे संविधान के निर्माण में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर फर्स्ट टाइम आप देखोगे कि व्यापारिक मामले और शासन के मामले दोनों को कंट्रोल करने के लिए 2 अलग अलग कंपनी क्या आई है, ठीक है। अब एक चीज यहां और समझाता हूं, समझने वाली बात है भाई, यहां पर जो टैक्स है समझना, यहां है ब्रिटिश पार्लियामेंट, हम पार्लियामेंट मतलब समझ लो वहां की गवर्नमेंट है, बार-बार पार्लियामेंट शब्द इसीलिए इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है। ब्रिटिश पार्लियामेंट है और यहां पर है ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अगर मान के चलिए ईस्ट इंडिया कंपनी 100 रुपए कमाती है, टोटल 100 रुपए कमाती है, और आधा पैसा इसको अपने पास रखना है, आधा सरकार को बेचना है, आधा, तो 50-50 इनके पास जा रहा है। अब क्या होता था कि भाई कोई भी है तो ज्यादा पैसा कमाना चाहेगी, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में कौन है, एक व्यापारी तो है, और व्यापारी क्या चाहता है, फायदा चाहता है, क्या चाहता है भाई, फायदा चाहता है। तो क्या करते थे लोग पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि पहले ये होता था कि सिंपल सी बात है, अगर 50 रुपए यहां जा रहा है किसके पास, ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास, तो इससे को 50 न देकर के 30 रुपए दिए जाते थे। क्यों दिए जाते थे भाई, क्योंकि कुछ पैसा काट लिया जाता था इससे, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ ये जो कमेटी बनी है, इनके लोगों को वेतन देने के नाम पर पैसा काट लिया जाता था। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास या ब्रिटिश सरकार के पास पैसा कम पहुंचता था, ठीक है। तो अब क्या किया गया, एक नया एक्ट लाया गया, क्या लाया गया, एक नया एक्ट लाया गया जिसे कहा गया 1793 का चार्टर एक्ट। क्या कहा गया, 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 का चार्टर एक्ट। इसके अंतर्गत क्या कहा गया भाई, इसके अंतर्गत कहा गया कि अब ये जो 50-50 का तुम खेल खेल रहे हो ना भैया,
50-50 का, तो मेरे पास तो 50 पूरा आना चाहिए। और क्योंकि शासन व्यवस्था और सरकार सारी चीजें तुम चला रहे हो, तो इसलिए जो तुम्हारा टैक्स है वो टैक्स तुम्हारे टैक्स में से जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारा टैक्स किसका? तो तुम्हारा टैक्स इन द सेंस कि जो तुम शासन कर रहे हो, शासन कहाँ कर रहे हो? तुम कर रहे हो भारत पर। तो भारतीय राजस्व से, समझ रहा, भारतीय राजस्व से अब क्या दिया जाएगा? वेतन दिया जाएगा। यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट को जो पैसा जा रहा है उसमें किसी प्रकार का, उसके पास जो टैक्स जा रहा है उसमें किसी प्रकार का कोई कटौती नहीं है। जो भी कटौती होगी अब भारत के अंतर्गत जो विकास के लिए जिस किसी के लिए भी आपने पैसा निकाला है उसी में से कटौती करके आपको क्या देना पड़ेगा? वेतन देना पड़ेगा। ये कहा गया किसके अंतर्गत? 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। अब इसके बाद एक और एक्ट आता है जिसे हम कहते हैं 1813 का चार्टर। ठीक है, चलिए उसको भी देख लेते हैं एक बार। समझना, अब समझने वाली बात है, शुरुआत में इन्होंने क्या काम किया? पहले गवर्नर वगैरह से कंट्रोल किया। उसके बाद अगला एक्ट आया जिसके अंतर्गत इन्होंने क्या काम किया? उड़ीसा और उस क्षेत्र को, उड़ीसा बिहार को अपने कब्जे में लिया। उसके बाद इन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना करके डिवीजन किए। उसके बाद इन्होंने वेतन दिया। उसके बाद क्योंकि ये जानते थे कि अब ब्रिटिश पार्लियामेंट और सरकार चाहती है कि इनको किस तरीके से निकाला जाए, क्योंकि अभी बंधे हुए हैं अभी तो ये। ठीक है, 15 साल 20 साल का जो एग्रीमेंट होता है उस आधार पे बंधे हुए हैं, तो हटा तो सकते नहीं। तो धीरे धीरे चीजों को क्या कर रहे हैं? छोड़ रहे हैं, धीरे धीरे इनको इनसे हाथों से कंट्रोल छीन रहे हैं। 1813 का जो चार्टर एक्ट आया, इसने पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को झटका दिया। आप पूछेंगे झटका कैसे दिया? तो इसके अंतर्गत एक बात कही गई थी। इसके अंतर्गत क्या किया गया? इसके अंतर्गत थप्पड़ मारा गया। कहा गया कि जो ब्रिटिश, समझना, ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिपत्य जो है वो क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। अब आप पूछेंगे भाई एकाधिपत्य क्या था? तो जो कहा गया था कि सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर क्षेत्रों पर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही क्या करेगी? शासन करेगी। अब वो क्या कर दिया गया? हटा दिया कर दिया गया। क्या कर दिया भाई? हटा दिया। ठीक है, कहां से आ गया? अब आप पूछेंगे भाई हटा दिया तो इसने विरोध तो किया होगा। सिंपल सी बात है, किसी भी चीज को हटाएंगे तो विरोध तो होगा ही होगा। ठीक है, अब विरोध हुआ तो इनको फुसलाने के लिए, जैसे कहते हैं कई बार क्या होता है कि बच्चा खेल रहा है और वो सामान आपको बड़ा अच्छा लग गया, या आपका मोबाइल फोन ही लेके बैठा है, या उसने कुछ मोबाइल फोन में छेड़खानी कर दी, तो आप कहते हैं उसको पीट देते हैं, और पीटने में उससे फोन छीन लेंगे। लेकिन जब रोने लगेगा, चिल्लाने लगेगा, हमें भी डर रहता है कि हम भी पिट ना जाए, इसलिए उसको फुसलाने के लिए कुछ ना कुछ दे देते हैं। सेम कंडीशन इनके साथ किया। इनके साथ कहा, अरे भाई क्यों चिल्ला रहे, परेशान ना हो, हम तुमको क्या करते हैं, हम तुमको 20 वर्ष के लिए और देते हैं शासन। कहां पर? आप चीन के अंतर्गत चाय आदि का क्या करें और व्यापार करें। यानी कुछ लिमिटेड कर दिया गया कि अब आपको व्यापार करना है तो कुछ लिमिटेड चीजों पे आपको अधिकार दिया जाएगा। अभी भी कि चीनी पे, चाय वगैरह पे जो आपका व्यापार है वो आपका आज भी नियंत्रण रहेगा 20 सालों तक। लेकिन बाकी अन्य जो चीजें हैं उनमें क्या कर दिया जाए? बाकी लोगों को भी आने का मौका शामिल कर दिया जाए। बात समझ आई? बाकी लोगों को भी आने का मौका उनको दे दिया जाए, क्योंकि बाकी लोगों को आने का मौका मिलने का मतलब है और ज्यादा टैक्स आना। क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, अगर ये 100 रुपए, क्योंकि ये समझ चुके थे कि इंडिया सोने की चिड़िया है, बहुत खजाना है इसके पास, जब ले लूट सको। भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने थ्रू अगर 50 रुपए ला रही है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी 50 कंपनियां आ गई, तो कहीं ना कहीं इनका डेवलपमेंट बढ़ जाएगा, टैक्सेशन ज्यादा आ जाएगा और ज्यादा जल्दी से क्या कर सकती है? शोषण कर पाएंगे। बस समझ में? जब ये सारी चीजें कर पाएंगी तो ये चीज ब्रिटिश कंपनी के अंतर्गत, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंतर्गत ये चीजें चल रही थी। 20 वर्ष के लिए इन्होंने और बढ़ा दिया। साथ ही साथ लोगों को भी मॉडिफाई करने के लिए, ठीक है, इन्होंने क्या काम किया कि वहां के जो पादरी हैं उनको, ठीक है, उनको एंट्री दी। कहां पर? भारत के अंतर्गत। अब धर्म परिवर्तन डायरेक्ट बोल नहीं सकते, ठीक है, तो इनको कहीं ना कहीं यहाँ आया था लोगों को मॉडिफाई करने के लिए, धर्म प्रचार के लिए। किसके लिए? धर्म प्रचार करने के लिए ये लोग क्या करते हैं? आते हैं। तो 1813 का जो चार्टर एक्ट था वो एक महत्वपूर्ण चार्टर एक्ट था, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कहीं ना कहीं झटका मिला है प्रकार का। ठीक है, बात समझ में आ गई? 20 साल बाद आया था। 20 साल बाद आया। 20 साल बाद आया था। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब इसके बाद एक एक्ट और आता है जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का
पूरा शासन व्यवस्था ही क्या कर दी गई, समाप्त ही कर दी गई। जो एकाधिकार था वो क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अगला चार्टर एक्ट कब आएगा भाई, इसके 1830 कितने साल बाद, 1833 कितने साल बाद, 20 साल बाद। इसके बाद भी जो चार्टर एक्ट आएगा वो भी कितने बाद आएगा, 20 ठीक है। तो चार्टर अधिनियम के अंतर्गत 20 साल का क्या है, गैप है। इस बात को आप क्या कर किसने समझ के सही, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। 1813 का चार्टर एक्ट क्या था, तो इस चार्टर एक्ट की खास बात क्या थी, ध्यान रखना, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना कि कंपनी का अधिकार जो था वो पूरी तरीके से क्या कर दिया गया, 35 में हाँ, अधिकार समाप्त कर दिया गया। पहला पॉइंट है। दूसरा, इसके अंतर्गत अब क्या किया गया, जब समाप्त कर दिया गया तो क्या किया गया, पूरे भारत का एक गवर्नर जनरल बनाया गया। क्या बनाया गया, पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। और जो बंगाल का गवर्नर जनरल था अब वो क्या कहलाया, भारत का गवर्नर जनरल कहलाया। क्या, अभी तक जो बंगाल का था और जो कलकत्ता मद्रास पर काम करता था, अब वो किसका कहलाया, भारत का गवर्नर जनरल, भारत का, पूरे भारत का, ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल कहलाया। कौन कहलाया, ये कौन था भाई, ये कौन था, ये था विलियम बेंटिंग था। विलियम बेंटिंग, वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का था, ठीक है, जो तीनों प्रेसिडेंसियों का था। अब ये कौन आया, ये आया विलियम बेंटिंग। कौन आया भाई, विलियम बेंटिंग, विलियम बेंटिंग, ठीक है, बात समझ में आई। अब विलियम बेंटिंग क्या आ गया, ये आ गया। आप समझने वाली बात है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ चल रही है यहाँ पर, अब वो पूरी तरीके से क्या कर रहा है, सत्ता समाप्त कर रहा है। विलियम बेंटिंग के बारे में ध्यान रखना कि ये वही बंदा था जिसने दास प्रथा को क्या किया था, समाप्त करना था, ठीक है भाई, बात समझ में आएगी। 1828 तक आते आते देखोगे कि ये बंदा क्या करता है, इसने दास प्रथा खत्म की थी, दास प्रथा खत्म करी, अधिकार, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि इसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या था, ठीक है, तो ध्यान रखना दास प्रथा खत्म करने के अंतर्गत विलियम बेंटिंग का क्या सबसे महत्वपूर्ण था। दास प्रथा उस टाइम पीरियड पे बंगाल में चरम पर थी, ठीक है, सॉरी दास प्रथा कह रहा हूं मैं, दास नहीं थे यार, सती प्रथा थी। हाँ भैया, ध्यान ले रहा हूं, अभी दास कह रहा हूं मैं, यहाँ पर सती प्रथा थी, ठीक है। सती और दास दोनों था, नहीं दास भी थे उस टाइम पीरियड पे, क्योंकि आप देखो, सॉरी गलती होगी, समझना इस बात को। जो स्लेव सिस्टम है, स्लेव को मतलब क्या कहते हैं हम लोग, दास कहते हैं। ये मुगलों के टाइम पीरियड में बहुत तेजी से चल रहा था। क्या चल रहा था, बहुत तेजी से चल रहा था। तो इसने क्या काम किया था, एक एक्ट बनाया था 1843 के अंतर्गत। इसने क्या काम किया था, एक एक्ट बनाया था, जिस एक्ट के अंतर्गत स्लेव्स को यानी दास प्रथा को खत्म करने का एक महत्वपूर्ण रोल बनाया था। क्योंकि कहा जाता है कि एक सल्तनत काल के टाइम पीरियड पे दासों को खरीदा और बेचा जाता था थोक मार्केट में, दास, ठीक है, दासों को यानी जो लोग होते थे जिनको बंधुआ बना लिया जाता था, ठीक है। कई बार क्या होता था, लोग क्या करते थे, कर्जा ले लेते थे, कर्जा नहीं भर पाते थे, उन्हें दास बना लिया जाता था। और जब दास वो अपना कर्जा नहीं दे पाते थे तो वो दास बन गए हैं। अब दास बन गए हैं तो जब दास बहुत अच्छे खासे होते थे, दासों को ही मार्केट में बेच दिया जाता था और उनसे जो पैसा आता था वो अपना क्या कर लेते थे, काम कर लेते थे, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, ये दोनों चीज क्लियर है भाई, बात समझ में आ गई, ठीक है। और इसी टाइम पीरियड पे, ये वही टाइम पीरियड है कि यहाँ पर आता है मैकाले। ये वही बंदा है जिसने भारत के अंतर्गत अंग्रेजी के महत्वपूर्ण योगदान लाया था, ठीक है, मैकाले, ठीक है। इसने शिक्षा नीति लाई, ठीक है। और इसके अलावा विधि आयोग की स्थापना करी थी, ठीक है। यही विधि आयोग है जिसके बाद हम देखेंगे कि भारत के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता, ठीक है, भारतीय दंड संहिता जैसे इंडियन पीनल कोड वगैरह आप कहते हैं, इन सब का क्या होगा, फ्रेमवर्क अब धीरे धीरे क्या होना स्टार्ट होगा। और ये कब आया, 1843 के अंतर्गत आता है, ठीक है। और 1860 में ही आप देखोगे कि विधि आयोग के द्वारा ही क्या किया गया, भारतीय दंड संहिता क्या कर दी गई थी, बना लिया गया था, ठीक है, बात समझ में आ गई। उसके अलावा यहाँ पर एक मंत्री परिषद बनाया गया। क्या बनाया गया, जो मंत्री परिषद थी ना गवर्नर जनरल वगैरह की, ठीक है, अब वो क्या कहलाई, भारत की परिषद कहलाने लगी, भारत का मंत्री परिषद कहलाने लग गया। तो इस प्रकार की कुछ चेंजेस जो है इसके अंतर्गत आए, ठीक है, बात समझ आई। मैं आज यहीं तक रोक रहा हूँ, अगली क्लास के अंतर्गत हम कोशिश करेंगे इसको थोड़ा सा और बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरी थोड़ी तबियत जो है नासाज है आज, ठीक है। अब समझने वाली बात क्या है, देखो
अभी तक हम लोगों ने क्या काम किया, अभी तक हमने समझा कि रेगुलेटिंग एक्ट आ रहा है, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद हम लोगों ने चार्टर एक्ट को देखा, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया एक्ट वगैरह को अगर बीच में छोड़ दिया जाए तो चार्टर एक्ट आ रहे हैं। इन सारे एक्ट का एक ही निचोड़ है कि कहीं ना कहीं से इंडिया से ज्यादा धन प्राप्त किया जाए, और धन प्राप्त करने के रास्ते में जो कोई भी आया, चाहे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों ना हो, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उसको हटाने की कोशिश करी, ठीक है, क्योंकि उनका मेन उद्देश्य कहीं ना कहीं से टैक्स लेना था, ठीक है। बात समझ में आई? तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस पर्सन से नहीं पढ़ना है या इस कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़ना है कि हमें एग्जाम क्लियर करना है। देखो, सबसे मेजोरिटी वाला पॉइंट तो वही रहने वाला है कि हमें एग्जाम क्लियर करना है, लेकिन इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी जुड़ जाती है कि क्यों घटना घटित हो रही है, उसके पीछे का आप लॉजिक समझने की कोशिश करो, ठीक है। नहीं समझ में आता लॉजिक तो कुछ ना कुछ लगा कर रखो, चाहे किसी तरीके से याद हो जाए, याद करना भी जरूरी है, तो याद करने के व्यू से भी आप समझ सकते हो। अब मैं सिर्फ इसको रटा देता तो शायद आपको नहीं समझ पाता, लेकिन आपने जो टैक्स वाला, कर वाला और शोषण वाला जो एंगल लिया, उस एंगल से आप इसको क्या करते गए, समझते गए। आपको डेट भले ना याद हो, रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, फिर उसके बाद जो है आपका ब्रिटिश इंडिया एक्ट कब आ रहा है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आ रहा है, चार्टर एक्ट दूसरा कब आ रहा है, पहला कब आ रहा है, ये भले याद ना हो, लेकिन कॉन्सेप्ट याद आ गया कि अच्छा पहले सिस्टम क्या हुआ कि पहले इन्होंने तीनों क्षेत्रों पर कब्जा किया, 3 के बाद उड़ीसा और बिहार और जुड़े तो उसको किया, उसके बाद क्या किया गया, उनको 2 टुकड़े किए गए, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना, फिर उसके बाद वेतन इन्हीं से दी गई, फिर उसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाने के लिए चाय वगैरह की बात की गई, फिर उसके बाद क्या हुआ, इसको हटा ही दिया गया, पूरा गवर्नर आ गया, मैकाले आया, ये सारी चीजें हमने क्या कर इसके अंतर्गत पढ़ी। तो ये क्या है, एक फ्रेमवर्क है, एक ऐसा तरीका है जिस तरीके से आप चीजों को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। जितनी भी वीडियोस हम लोग बनाएंगे पूरी एक प्लेलिस्ट बन जाएगी आपकी, यूट्यूब के अंदर एक प्लेलिस्ट बना देंगे, जिस प्लेलिस्ट पे लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 करके सारे लेक्चर सीरीज हम लोग उसके अंदर डाल देंगे, जिससे आपको आसानी हो, आप उसको क्या कर सके, पढ़ सके, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज तो है नहीं, ऑनलाइन आप देखना चाहो तो, ठीक है। तो जो भी जुड़े हुए हैं बाकी शेयर कर देना भाई सारे, ठीक है।